हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत बेसिक टॉपिक लेकर आए हैं और जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन सब टॉपिक को नहीं जानिएगा तो हो सकता है कि अनुवाद सूत्र जो होता है आपको बहुत ही कठिनाई होगा समझने में। तो सबसे पहले जितने भी बेसिक टॉपिक लिखे हैं सभी को एक एक करके समझते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है कर्ता। नहीं तो कर्ता किसे कहते हैं, पहले इस चीज़ को समझिए। यहाँ पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं कर्ता। समझिए कर्ता क्या होता है। तो काम करने वाले को ही कहते हैं कर्ता, यानी क्रिया का संपादन जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न हो या जिसके द्वारा कोई कार्य की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। नहीं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूँ एक वाक्य, उदाहरण के तौर पर मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए पढ़ने का कार्य किसके द्वारा संपन्न की जाती है। नहीं, मैं स्वयं। नहीं तो मैं जो है यहाँ कर्ता का काम क्या है। इसी प्रकार लिख सकते हैं राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। दौड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा। तो राम यहाँ जो है सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। तो डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो डेफिनेशन याद रखेंगे, जिसके द्वारा कोई कार्य की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, जिसके द्वारा कोई कार्य की जाती है उसे कर्ता कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कर्ता का जो भूमिका करेगा यह तो किसी का नाम हो सकता है। नहीं, कर्ता का जो भूमिका अदा करेगा, रोल करेगा कर्ता का भूमिका, तो किसी का नाम हो सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कर्ता का जो भूमिका अदा करते हैं संज्ञा ही करते हैं। नहीं, सीधा एक चीज़ जान लीजिए, कर्ता की भूमिका जो करते हैं संज्ञा। आप लोगों ने हिंदी में संज्ञा ज़रूर पढ़ा होगा, तो वही है। तो जिसके द्वारा कोई कार्य की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। और संस्कृत में कर्ता मुख्य रूप से 9 होते हैं। सभी का मैं नाम लिखा देता हूँ। कर्ता कितने होते हैं, 9 मुख्य रूप से, ठीक है। और देखिए तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में भी होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान से पहला लिखाते हैं आपको प्रथम पुरुष का कर्ता। देखिए कौन कौन होते हैं प्रथम पुरुष का, और तीनों लिंगों में लिखाते हैं, ठीक है, और तीनों वचनों में भी। यहाँ पहले पुल्लिंग का लिखते हैं, उसके बाद हम लोग स्त्रीलिंग का लिखेंगे, उसके बाद नपुंसक लिंग का, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ सह लिखते हैं, ठीक है, सह, यह हुआ पुल्लिंग का। उसके बाद स्त्रीलिंग का होता है सा। स्त्रीलिंग का क्या होता है, सा। और नपुंसक लिंग में होते हैं तत्, और सभी का मीनिंग होता है वह। इन सभी का मीनिंग क्या होगा, वह, ठीक है। यह हुआ आपका एक वचन रूप, ठीक है। कौन सा रूप है, एक वचन का रूप है। उसके बाद देखिए तो लिखिए, तो जो होता है यह द्विवचन का रूप होता है। कौन सा रूप होता है, यह द्विवचन का रूप होता है। यह हुआ पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में होते हैं ते और नपुंसक लिंग में भी होते हैं ते, ठीक है। और इस सभी का मीनिंग होता है क्या पता है, तो का अर्थ होता है वे दोनों। क्या होता है, वे दोनों। इसको याद रखेंगे। उसके बाद है ये बहुवचन।
बहुवचन सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, एक एक करके आगे हम समझते जाएंगे। ठीक है। बहुवचन में देखिए पुल्लिंग में जो कर्ता का रोल अदा करते हैं इसमें होता है सह तौते हुआ, यहाँ ते होगा। ठीक है, यह हुआ पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग में होता है ता। ठीक है, और नपुंसक लिंग में होता है तानी। इन सभी का अर्थ होता है वे सभी या फिर वे लोग। ठीक है, तो यह हुआ प्रथम पुरुष का रूप। ठीक है, प्रथम पुरुष का और तीनों वचनों में। ठीक है, अब चलिए आपको लिखाते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखिए कर्ता एक वचन का पहले लिखाते हैं। ठीक है, एक वचन में होता है त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम। त्वम मतलब क्या होता है, तुम। अब द्विवचन में देखिए, द्विवचन में आपका आएगा युवाम। क्या आएगा, युवाम। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। युवाम का अर्थ क्या होता है, तुम दोनों। ठीक है, उसके बाद बहुवचन देखिए, बहुवचन में जो होते हैं, बहुवचन में मध्यम पुरुष का होता है यूयम। क्या होते हैं, यूयम। और यूयम का अर्थ होता है तुम लोग। ठीक है, बेसिक चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए आपको लिखाते हैं उत्तम पुरुष में। देखिए कर्ता कौन कौन है। उत्तम पुरुष में देखिए आ जाएगा आपका, ऐसे आएगा, पहले एक वचन का लिखते हैं। एक वचन में आएगा अहम। एक वचन में क्या आएगा, अहम। और अहम का अर्थ होता है मैं। अहम का अर्थ क्या होता है, मैं। अब देखिए द्विवचन। द्विवचन में आएगा आपका आवाम। ठीक है, और आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। आवाम का मतलब हम दोनों। ठीक है, उसके बाद बहुवचन में उत्तम पुरुष का आएगा वयम। वयम का अर्थ होता है हम लोग। वयम का अर्थ हम लोग। तो कर्ता जो 9 होते हैं हमने सीख चुके हैं। और देखिए इन 9 को छोड़ करके एक कर्ता आएगा किसी का नाम। क्या आएगा, किसी का नाम। या फिर बोल सकते हैं एक शब्द में संज्ञा। क्या आएगा, संज्ञा आएगा। समझा। और ये जितने भी 9 कर्ता लिखे हैं ये सारे हैं सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वाक्य निर्माण के लिए सब्जेक्ट की भूमिका या तो नाउन अदा करते हैं या फिर प्रोनाउन अदा करते हैं। इसीलिए हम लोग संज्ञा और सर्वनाम पढ़ते हैं। तो हमने सारे बता दिए हैं आपको, सर्वनाम और संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति या स्थान का नाम आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब समझते हैं क्रिया के बारे में। जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे कहते हैं क्रिया। नहीं, या काम वाले शब्द को ही कहते हैं, काम वाले शब्द को ही कहते हैं क्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, होना समझा जाए, क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्रिया कहलाता है। या फिर इसको एक प्रकार से ऐसे डिफिनेशन याद रख सकते हैं, जिन शब्दों में ना लगा हो लास्ट में। क्या लगा हो, ना। नहीं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। यथा लिखेंगे, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सोना, बैठना। यानी कि
काम वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, क्रिया कहलाता है। ठीक है, बहुत सारी क्रिया है, देखिए नहीं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं सारे क्रिया ही हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे समझते हैं धातु। धातु क्या है? ठीक है, ये साइंस का धातु नहीं है, संस्कृत का धातु है। ठीक है, तो क्रियाओं को मूल रूप को ही कहते हैं धातु कहते हैं। ठीक है, इसका भी डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। अगला टॉपिक क्या है? धातु ही है। इसको भी हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। धातु किसे कहते हैं और जानना बहुत ही ज़रूरी है। धातु समझिए। ठीक है, क्रियाओं के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रियाओं के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो डेफिनेशन लिखेंगे, क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, यही है। यथा लिखेंगे, यथा जैसे यहाँ लिखते हैं हम लोग धातु और यहाँ लिखते हैं क्रिया। ठीक है, जैसे है यहाँ पठ। पठ मतलब होता है पढ़ना, तो यहाँ पढ़ना जो है क्रिया है और इसका मूल रूप जो है पठ है, इसलिए पठ यहाँ क्या है? धातु। पठ क्या है? धातु है। जैसे धाव है, धाव मतलब होता है दौड़ना। धाव मतलब क्या होता है? दौड़ना। यहाँ दौड़ना जो है क्रिया है और दौड़ना का मूल रूप होता है धाव, यानी धाव का अर्थ क्या हुआ? दौड़ना, और दौड़ना का मूल रूप होता है धाव। ठीक है, इसीलिए धाव जो है धातु है। क्रियाओं के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो बेसिक से टॉपिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं, पुरुष के बारे में। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। PERSON, पर्सन। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। समझिए, प्रत्येक विभक्ति 3 खंडों में बटा होता है जिसे पुरुष कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, संस्कृत में पुरुष जो होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में पुरुष कितने हैं? 3 हैं, याद रखेंगे। पहला पुरुष आता है इसमें प्रथम पुरुष। पहला पुरुष क्या आएगा? प्रथम पुरुष। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। उसके बाद क्या आता है? मध्यम पुरुष। और तीसरा पुरुष होता है उत्तम पुरुष। क्या आता है? उत्तम पुरुष। फिर से समझिए, प्रत्येक विभक्ति 3 खंडों में बटा होता है जिसे पुरुष कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पर्सन के नाम से जानते हैं, पर्सन। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए, पुरुष संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, उसके बाद है मध्यम पुरुष, उसके बाद है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को समझिए, कोई पूछ देगा प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं, पता है, थर्ड पर्सन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे थर्ड पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन कहते हैं और उत्तम पुरुष को अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष को अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन और प्रथम पुरुष को अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड पर्सन। यही अंतर है दोनों में, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में। अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समझिए प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे कहते हैं प्रथम पुरुष कहते हैं। इसमें आएगा आपका सह। ठीक है, सह आएगा आपका, सह मतलब होता है वह। फिर आ जाएगा आपका तौ। तौ मतलब होता है वे दोनों। तौ मतलब क्या होता है? वे दोनों। ते मतलब होता है वे लोग, यानी जिसके बारे में
बात की जाए, जिसके बारे में कहा जाए, कुछ कहा जाए, उसे कहते हैं प्रथम पुरुष। समझ में आया? इसको याद रखेंगे। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में बात की जाए, उसे कहते हैं प्रथम पुरुष। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे? अंग्रेजी में इसे कहते हैं थर्ड पर्सन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। अंग्रेजी में पढ़ा होगा ही सी इट नेम। याद आया? ही सी इट नेम। नहीं, थर्ड पर्सन में पढ़ा था, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब चलिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। यानी कि जो सुनता है, यानी सुनने वाले को कहते हैं मध्यम पुरुष। सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। इसमें आएगा जैसे त्वम। त्वम मतलब होता है तुम। त्वम मतलब तुम। उसके बाद आता है आवाम। आवाम मतलब होता है, आवाम मतलब तुम दोनों। आवाम मतलब तुम दोनों। उसके बाद आता है यूयम। यूयम का अर्थ होता है तुम लोग। ठीक है। यूयम का मतलब तुम लोग। जो सुनता है, यानी जो सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। क्लियर? अब चलिए आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं बताइए? अंग्रेजी में इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसमें आएगा आपका जैसे आप अहम। अहम मतलब होता है मैं। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। अहम। आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। आवाम का मतलब हम दोनों। उसके बाद आता है वयम। वयम का मतलब होता है हम लोग। वयम का मतलब हम लोग। तो हमने अभी पर्सन टॉपिक को अभी कवर किए, बढ़िया से समझे। एक बार रिवाइज करते हैं। प्रत्येक विभक्ति 3 खंडों में बटा होता है, जिसे पुरुष कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पर्सन कहते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं और बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बोलता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है। इसमें आएगा अहम, आवाम, वयम। क्लियर? अब चलिए हम लोग समझते हैं वचन। अंग्रेजी में जिसे नंबर के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। और हिंदी में कहते हैं वचन। तो बताइए संस्कृत में वचन कितने होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे संस्कृत में वचन कितने होते हैं। तो याद रखेंगे संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और अंग्रेजी में वचन 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। और हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सारे आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले वचन का परिभाषा समझिए। वचन मतलब होता है संख्या। वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे नंबर कहते हैं। इसको याद रखेंगे। तो जिससे संख्या का बोध हो, यानी कि जो संख्या का बोध कराए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं संस्कृत व्याकरण की वह शाखा, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जो यह बताता है कोई भी संज्ञा गिनती में 1 है या 1 से ज़्यादा है, वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। या फिर इससे भी छोटा परिभाषा आप याद रख सकते हैं, जिससे संख्या का बोध हो। जिससे संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन। तो देखिए संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन,
और तीसरा होता है बहुवचन। तीसरा क्या होता है? बहुवचन। देखिए सबका डेफिनेशन लिखना संभव नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए आप लोग समझ लीजिए, आप लोग अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम सिर्फ समझा देते हैं, आप लोग लिखने का प्रयास अपने से कीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बाद में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो एक वचन पहले समझ लेते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे लिखेंगे बालका। बालका मतलब होता है एक लड़का। बालका मतलब एक लड़का। तो यहाँ देखिए एक संख्या का बोध हुआ ना, एक लड़का मतलब एक के लड़का है, ज़्यादा ना है। तो जिससे एक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हो गया आपका। अब चलिए द्विवचन। द्विवचन किसे कहते हैं? जिससे दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जिससे दो संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्विवचन। जैसे यहाँ लिखते हैं बालको। बालको, बालको मतलब क्या हुआ? दो लड़के। दो लड़के, यहाँ स्पष्ट कर दिया है कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं। तो यानी कि जिससे दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं बहुवचन। अगला जो वचन का भेद है क्या है? बहुवचन है। बहुवचन को समझ लेते हैं। जिससे दो से अधिक का बोध हो, जिससे अनेक संख्या का बोध हो उसे कहते हैं बहुवचन। बहु मतलब क्या होता है? कई या अनेक। जिससे दो से अधिक का बोध हो उसे कहते हैं बहुवचन। इसमें जैसे आएगा बालका। बालका मतलब क्या होता है? बालका मतलब कई लड़के। कई लड़के। आप गिनती नहीं कर सकते हैं कि 5 है, 10 है, 15 है, यानी कि इसमें कई लड़के हैं, गिनती नहीं कर सकते, यानी 2 से ज़्यादा है। तो जिससे कई लड़के का बोध हो, जिससे अनेक संख्या का बोध हो उसे कहते हैं बहुवचन। जिससे 2 से अधिक का बोध हो उसे कहते हैं बहुवचन। चलिए इसको एक बार रिपीट करते हैं। किसी पदार्थ की संख्या को वचन कहते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन जिससे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे दो संख्या का बोध हो द्विवचन कहते हैं। जिससे 2 से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। क्लियर? अब चलिए लिंग आते हैं। लिंग मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताइए लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है जाति। लिंग का अर्थ क्या होता है? जाति। देखिए ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर 2 ही प्रकार के जाति बनाकर भेजा गया है, और ऐसे जो यहाँ पर जैसे हरिजन व अनेक अलग अलग प्रकार के जाति बनाया गया है, ये धरती पर बनाया गया है, बनावटी जाति है। लेकिन धरती पर जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है 2 ही जाति बनाए, एक है पुरुष जाति और एक है स्त्री जाति, ठीक है। तो याद रखेंगे संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। इसके देखिए जाति के आधार पर ही इसका डेफिनेशन बताए हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जो यह बताता है कि कोई भी संज्ञा पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। तो आगे समझिए संस्कृत में लिंग जो होते हैं कितने होते हैं? आप लोग बताएंगे। संस्कृत में लिंग जो होते हैं 3 होते हैं। कितने लिंग है? 3 है, याद रखेंगे। पहला लिंग आता है पुल्लिंग। पहला लिंग क्या है? पुल्लिंग, ठीक है। उसके बाद आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। और तीसरा लिंग होता है
नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, समझिए एक एक करके। सबसे पहले समझिए पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें आएगा जैसे रामा। ठीक है, जैसे रामा बोले तो आपको समझ जाना है कि राम जो है किसी पुरुष का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, पुरुष का नाम है। तो समझ जाइए, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे कहते हैं पुल्लिंग। समझ में आया? अब चलिए समझिए स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसमें आएगा गंगा। ठीक है, गंगा यानी कि ये जो है गंगा शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए गंगा स्त्रीलिंग वर्ड है। यानी जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए समझते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक जिन शब्दों से पुरुष और स्त्री का कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, या फिर ऐसे इसको याद रखिए, जिन शब्दों से निर्जीव वस्तुओं के नाम, फलों के नाम या फिर स्थानों के नाम या फिर मनुष्य के अंगों के नामों से संबंधित हो उसे कहते हैं नपुंसक लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं का नाम हो सकता है नपुंसक लिंग में, या फिर आपका आ सकता है फल का नाम। ठीक है, या फिर आ सकता है आपका स्थान का नाम। ठीक है, या फिर आ सकता है आपका मनुष्य के अंगों का नाम। याद रखेंगे ध्यान से, मनुष्य के अंगों का नाम। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? नपुंसक लिंग कहलाएंगे। समझ में आया? अब चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लिंग किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन यही होगा आपका। लिंग टॉपिक पर अगर चर्चा करें तो लिंग किसे कहते हैं? तो संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जो यह बताता है कोई भी संज्ञा पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का लिंग कहलाता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है जाति, और हिंदी में जाति के आधार पर ही लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग जो होते हैं 3 होते हैं, और अंग्रेजी में लिंग याद रखेंगे, अंग्रेजी में लिंग जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग। पहले समझिए पुल्लिंग क्या है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, याद हुआ? अब उसके बाद आइए स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। उसके बाद आइए नपुंसक लिंग। जिन शब्दों से निर्जीव वस्तुएं, फलों का नाम, स्थानों का नाम या अंगों के नामों से संबंधित हो उसे कहते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, आई होप यह सारा टॉपिक समझ में आया होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।